हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? सब ठीक ठाक? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश कोना में। यहाँ पे जो टॉपिक था, फर्स्ट जो टॉपिक था कोल्ड वॉर, वो हम पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस नए वीडियो में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि हम नया टॉपिक स्टार्ट करें, आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट लास्ट में जब वीडियो एंड हो तब देख लेना ऑन अकॉर्डिंग। तब तक के लिए ओनली सब्सक्राइब एंड शेयर। ये जो दूसरा टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला है वो है बाइपोलरिटी, और हिंदी में इसको कहते हैं द्विध्रुवता। और इस चैप्टर में जो हम इसके बारे में पढ़ेंगे वो है इसके एंडिंग के बारे में। तो आप इसको ऐसा कह सकते हैं, द एंड ऑफ बाइपोलरिटी, द्विध्रुवता की समाप्ति। और ये जो एंडिंग हुई थी वो इन द ईयर ऑफ 1991 में। अब जनरल वर्ड्स में या सामान्य शब्दों में इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो वर्ल्ड था वो दो पोल्स में डिवाइडेड था, और वो दो पोल जो थे वो उसकी दो सुपर पावर्स थी, यूएसएसआर और यूएस, जिसको हम कोल्ड वॉर के ड्यूरिंग ईस्टर्न अलायंस और वेस्टर्न अलायंस में पढ़ चुके हैं। बस वही दो पोल थे, वही दो ध्रुव थे, पावर सेंटर्स थे पूरे वर्ल्ड में। और वो जो बाइपोलरिटी इन दोनों सुपर पावर्स के बीच में बनी हुई थी, उसकी एंडिंग कैसे हुई वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, या इस टॉपिक के थ्रू अपन इस बायोपोलरिटी के एंडिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो द्विध्रुवता थी, इसकी जो एंडिंग है या दी एंड जो है वो कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, उन सब चीज़ों के बारे में अपन पढ़ें। तो इस चैप्टर के अंडर अपन कौन कौन से टॉपिक या कौन कौन से पॉइंट्स को क्लियर करेंगे उस पर एक नज़र मार लेते हैं, फिर वन बाय वन उन सभी पॉइंट्स को अपन क्लियर करते हुए चलेंगे। लेट्स गो। इस चैप्टर के अंदर अपन कौन कौन से टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, तो वो जो टॉपिक्स हैं वो वन बाय वन मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं इस लेसन या इस चैप्टर में, व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम क्या था, तो पहले तो उसकी इंफॉर्मेशन लेंगे। उसके बाद में जो है वो डिसइंटीग्रेशन एंड गोर्बचेव, गोर्बचेव और जो विघटन, डिसइंटीग्रेशन कहलाता है विघटन, विघटन का मतलब होता है टूटना। अब किसका टूटना, वो है यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन। और उसमें गोर्बचेव का क्या योगदान था, क्या पार्टिसिपेशन था, या किस तरह से इन्होंने अपना रोल प्ले किया था, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन अपन देखेंगे। थर्ड जो पॉइंट होगा वो होगा कि जो यूएसएसआर जो था वो विघटित क्यों हुआ, डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ, वो अलग अलग देशों में क्यों टूट गया। एक बड़ा यूनियन होने के बावजूद भी फिर वो उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी या उसका जो संगठन था वो किस प्रकार से टुकड़ों में बट गया था, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। यूएसएसआर जब विघटित हुआ तो उसका परिणाम क्या निकला, या पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी पे या पॉलिटिकल इश्यूज पे क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकले इसके इंटीग्रेट होने के यूएसएसआर के। तो वो कॉन्सिक्वेंसेस भी अपन पढ़ेंगे कि क्या क्या फर्क पड़ा। उसके बाद में पढ़ेंगे शॉक थेरेपी, आघात चिकित्सा, या ऐसी चिकित्सा जिसके अंदर चोट दी जाती है। मोस्टली जैसे कि आप देखते हैं कि जो माइंडली डिस्टर्ब पीपल हैं उनको इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसके माइंड को स्टेबल करने की कोशिश की जाती है। बस वैसा ही कुछ है शॉक थेरेपी, और इसके परिणाम क्या निकले उसके बारे में डिस्कशन होगा। और उसके बारे में कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशंस, द्वंद्व और तनाव, इन सब प्रोसेसेस के बीच में किस तरह की टेंशंस थी या किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स थे, द्वंद्व थे या तनाव थे, वो भी अपन डिस्कस करेंगे इन द एंड ऑफ दिस चैप्टर। और लास्ट में हम देखेंगे कि जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो पावर थी यूएसएसआर में, उसके एंड होने के बाद में जो नए देश क्रिएट हुए, और जो रसिया जो था वो कंट्री जो नया बना जिसने यूएसएसआर को रिप्लेस किया, उन सभी देशों के साथ में इंडिया का क्या रोल रहा, या उनके साथ में इस इंडिया के रिलेशनशिप जो है वो किस तरह से रहे, या यूएसएसआर के टूटने से या उसके छोटे छोटे देशों में बट जाने से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा या क्या इम्पैक्ट पड़ा। उसके जो रिलेशन थे वो बाकी जो नए देश बने यूएसएसआर से टूटने के बाद में, उनके साथ उसके रिलेशनशिप या फॉरेन रिलेशनशिप कैसे रहे। तो ये जो मेन टॉपिक्स हैं जिनके बारे में इस लेसन में हमें सीखना है, और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में हमसे पूछे जाएंगे जहां तक क्लास 12th की बात है। तो ये जो बाइपोलरिटी द एंड या द एंड ऑफ द बाइपोलरिटी है, इसके लिए हमें केवल ये जो टॉपिक्स हैं उनको रेडी करना है, प्रिपेयर करना है। उसके बाद में कोई भी क्वेश्चन आपसे पुट अप किया जाए इन द एग्जाम, आप उसका आंसर देने में कैपेबल रहेंगे। तो अब इन टॉपिक्स को या इन पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं कैसे है क्या है।
किस तरह से ये सारी घटनाएं जो हैं वो घटित हुई, किस तरह से एक बड़ा साम्राज्य जो था, बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम यूएसएसआर था, वो छोटे छोटे टुकड़ों में या छोटे छोटे देशों में इंटीग्रेट हो गया या टूट गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। सबसे पहले जो पॉइंट अपन पढ़ने वाले हैं वो है सोवियत सिस्टम क्या था। सोवियत सिस्टम को अपन समझते हैं किस तरह से उसके अंदर होता था। अब सोवियत सिस्टम को समझने से पहले हमें यूएसएसआर के बारे में जान लेते हैं। यूएसएसआर की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये इसकी फुल फॉर्म है यूएसएसआर की, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। तो ये इसकी फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। अब इसके बारे में ये जो था वो एग्जिस्ट कब किया या एग्जिस्टेंस इसका कब हुआ, कम इनटू बीइंग इन 1917। 1917 में ये अस्तित्व में आया था, 1917 में। और क्यों आया, ये आया था सोवियत रिवॉल्यूशन, जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन थी रशिया के अंदर, उसका ये परिणाम था कि ये जो ग्रुप था वो बना यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। और ये जो क्रांति या जो बदलाव हुआ था वो कब हुआ, 1917। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि यूएसएसआर का जो जन्म था, बर्थ था, या उसका जो उद्भव था वो हुआ था यूएसएसआर का 1917 में। और किसके परिणाम स्वरूप हुआ या किसके कॉन्सिक्वेंस में हुआ, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रशिया। रशिया में जो समाजवादी या साम्यवादी जो क्रांति हुई उसके परिणाम स्वरूप 1917 में ये अस्तित्व में आया था। तो ये तो हो गया इसका किस तरह से वर्ल्ड मैप पे उद्भव हुआ था उसके बारे में। अब इसके अंदर इसकी जो मेन फैसिलिटीज या क्वालिटीज जो थी यूएसएसआर की, या इस पूरे सिस्टम की ये जो बना था इस रिवॉल्यूशन के बाद में, उनको एक बार देख लेते हैं। सोशलिज्म की जो इंस्पिरेशन है वो लेके ये रिवॉल्यूशन की गई थी, और उस रिवॉल्यूशन का ये एकमात्र मोटो था या पर्पस था कि वो कैपिटलिज्म का या पूंजीवाद का विरोध करे। तो ये 1917 की जो रिवॉल्यूशन थी, सोशलिस्ट जो रिवॉल्यूशन थी, वो सोशलिज्म से इंस्पायर्ड थी, और ये काउंटर करने के लिए या अपोज करने के लिए थी, किसका, कैपिटलिज्म या पूंजीवाद का विरोध करने के लिए थी। इसके बाद में जो है वो सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम जो था वो कम्युनिस्ट पार्टी पे सेंटर था। मतलब सत्ता का केंद्र जो था या जो पॉलिटिकल सिस्टम जो था, राजनीतिक तंत्र जो था, वो कम्युनिस्ट पार्टी के इर्द गिर्द था। वहां पे यूएसएसआर के अंदर कोई भी अदर पॉलिटिकल पार्टी या फिर अपोजिशन जो था वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। केवल एक ही पार्टी का शासन था, एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी या एक ही पॉलिटिकल सिस्टम था, और वो था कम्युनिस्ट पार्टी का पॉलिटिकल सिस्टम। ना कोई अपोजिशन या विपक्ष था, और ना ही कोई दूसरा दल या पार्टी वहां पे एग्जिस्ट करती थी। जो यूएसएसआर की इकोनॉमी थी वो प्लान्ड और कंट्रोल्ड बाय स्टेट। मतलब जो राज्य सरकार, वो उस देश की सरकार थी, या जो गवर्नमेंट थी, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, वो ही इकोनॉमी को प्लान भी करती थी, मतलब उसकी योजना भी बनाती थी, और उसको कंट्रोल भी उसी के द्वारा किया जाता था। तो ये वहां की इकोनॉमी का हाल था। इससे आगे देखते हैं। अब जब इकोनॉमी के ऊपर कंट्रोल और जो प्लानिंग है वो स्टेट गवर्नमेंट की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसकी थी, तो इकोनॉमी भी एकदम से बूस्ट की। सबसे ज्यादा जो डेवलप्ड इकोनॉमी थी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में, यूएसएसआर की जो इकोनॉमी थी वो सबसे ज्यादा प्रोग्रेस की किसके बाद में, यूएस के बाद में।
यूएस की इकोनॉमी तो ग्रो कर ही रही थी, लेकिन यूएसएसआर की भी इकोनॉमी बहुत ज्यादा डेवलप हुई या ज्यादा ग्रोथ की उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। और उस इकोनॉमी के साथ साथ जो सोवियत स्टेट थे ये एंश्योर करते थे, तो सोवियत स्टेट थे वो एंश्योर करते थे किसको, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर सिटीजन्स। इनका ये एक प्राथमिक या प्राइमरी ड्यूटी होता था, सोवियत जो गवर्नमेंट थी उसका, या सोवियत जितने भी राज्य थे उनका ये एक प्राइमरी ड्यूटी होता था कि वो ये सुनिश्चित करें कि एक कम से कम निम्नतम जीवन का स्तर हो, मतलब कम से कम एक लेवल उन्होंने फिक्स किया कि इससे नीचे तो कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। जैसे हमारे देश में बिलो पॉवर्टी लाइन होता है, गरीबी रेखा से नीचे, तो वैसा ही वहाँ पे एक स्टैंडर्ड फिक्स किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये स्टैंडर्ड है जीवन जीने का। और उसको सुनिश्चित करना किसकी जिम्मेदारी थी, सोवियत स्टेट्स की जिम्मेदारी थी कि सरकार उस रिलेटेड पर्सन को या रिलेटेड सिटीजन को इतनी सुविधाएं तो उपलब्ध कराएगी, प्रोवाइड कराएगी कि वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे रह सके। अब उसके लिए इस मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया गया, तो जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था उसके लिए जो गवर्नमेंट थी वहाँ की सोवियत गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने सब्सिडाइज किया किसको, हेल्थ को, चाइल्ड केयर को, एजुकेशन को, और दूसरी जो लोगों की भलाई वाली योजनाएं थी उनमें सब्सिडी देना स्टार्ट किया, छूट देना स्टार्ट किया। लोगों की हेल्थ अच्छी हो, चाइल्ड केयर, बच्चों की देखभाल अच्छी हो, शिक्षा हो, और अदर जो बेसिक नीड्स हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट के थ्रू सब्सिडी दी जाने लगी। और दूसरी जो लोक कल्याण योजनाएं हैं, वेलफेयर स्कीम्स जो हैं जिसमें लोगों का भला हो, उनको सब्सिडाइज कर दिया गया, जिससे कि सभी लोग जो हैं वो कम से कम एक डेफिनेट या जो निश्चित स्तर है जीवन जीने का वहां तक तो पहुंचे। उससे आगे जाएंगे तो वो उनके हार्ड वर्क पे या उनके स्किल्स पे डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम हर व्यक्ति एक डेफिनेट स्टैंडर्ड को अडेप्ट करे लिविंग या लाइफ के। अब उन स्कीम्स के थ्रू जो सोवियत सिस्टम है वो ज्यादा से ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक हो गया, और उसके साथ साथ ऑथोरिटेरियन भी हो गया, मतलब अधिकारियों पे ज्यादा बेस्ड हो गया। जो इम्प्लीमेंट करने वाले थे स्कीम्स को वो ब्यूरोक्रेट होते हैं, ऑथोरिटीज होती हैं, तो डिपेंडेंसी जो है वो इन दोनों पे ज्यादा हो गई, ब्यूरोक्रेट्स पे और ऑथोरिटीज पे। तो जो सिस्टम था, सोवियत सिस्टम जो था वो मोर एंड मोर ब्यूरोक्रेटिक बिकेम ब्यूरोक्रेटिक एंड ऑथोरिटेरियन। और इससे जो कॉमन पीपल है या जो सिटीजन्स हैं उनकी लाइफ जो है वो डिफिकल्ट होती जा रही थी, कठिन होती जा रही थी। इन दोनों पे वो जो गवर्नमेंट थी वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, और उसको कंट्रोल नहीं होने के कारण से ये जो है वो अपनी मनमर्जी कर रहे थे, अपने हिसाब से स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर रहे थे या उनको सिटीजन्स तक पहुंचा रहे थे। तो लोगों का जो सामान्य लोग हैं, नॉर्मल पीपल है, मेमो पीपल जो थे, उनका जीवन जो था वो डिफिकल्ट होता जा रहा था। 1970 तक आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर सोवियत इकोनॉमी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो की। उसकी ग्रोथ जो थी वो केवल यूएस के आसपास थी, उससे तो ज़्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन बाकी जो वर्ल्ड के अदर कंट्रीज थे उनमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी थी सोवियत इकोनॉमी। लेकिन वो 1970 तक पहुंचते पहुंचते फ्लैक्चर करने लगी, लड़खड़ाने लगी, टूटने लगी। उसके जो इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था थी उसके अंदर गिरावट या डाउनफॉल देखने को मिला। तो ये जो है वो सोवियत सिस्टम के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है कि किस तरह से वहाँ पे काम होता था। 1917 की जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन थी उसके बाद में यूएसएसआर अस्तित्व में आया। वहाँ पे जो रिवॉल्यूशन 1917 की हुई वो सोशलिज्म से इंस्पायर्ड थी, जिसका काम था कैपिटलिज्म को अपोज करना या उसका विरोध करना, पूंजीवाद को विरोध करना। और उसके लिए वो पूंजीवाद को नीचा दिखाने के लिए या उसका विरोध करने के लिए जो सोवियत गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कि सभी जो नागरिक हैं वो एक समान अधिकार रखें, एक समान जीवन स्तर पे जिएं। उसके लिए उन्होंने बहुत सारी लोक कल्याण की योजनाएं बेसिक नीड्स पे या बेसिक नेसेसिटीज पे जो आधारित थी उनके लिए सब्सिडी देना शुरू किया। लेकिन उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि वहाँ का जो सिस्टम है, सोवियत सिस्टम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक हो गया और ज़्यादा से ज़्यादा ऑथोरिटेरियन हो गया। और जब ऐसा हुआ तो लोग जो है वो डिससेटिस्फाइड हो गए, और जो इकोनॉमी थी वो भी 1970 तक आते आते फ्लटर करने लगी, लड़खड़ाने लगी या गिरावट के तरफ जाने लगी। तो ये हमारा पहला जो पॉइंट था बाइपोलरिटी के बारे में, वो था कि सोवियत सिस्टम आखिर क्या था। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये पॉइंट जो था वो समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो एक बार फिर से देख लीजिएगा वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी तक यदि आपने लाइक नहीं किया तो कर सकते हैं, कमेंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे वाले पॉइंट के साथ में। तब तक गुड नाइट, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।